मैं सपना आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज शुरू की हुई है, तो उसमें हम अभी तक 4 वीडियोस अपनी अभी तक ला चुके हैं आपके लिए। तो हमने जो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में हम जान रहे थे, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पूरी डिटेल में हमने एक वीडियो की थी। उसके बाद हमने समानता के अधिकार के बारे में बात की थी, काफी डिटेल में केसेस के साथ की थी। अब हम जो आज हम लेकर आए हैं वो है आर्टिकल 19 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये काफी इसके अंदर 7 आर्टिकल, इसके अंतर्गत 7 इसके जो 19(1)(a) से लेकर के 7 थे हमारे पास सब क्लॉजेज, जिसमें से एक हट चुका है। अब हमारे पास 6 सब क्लॉजेज रह गए हैं, तो इनके बारे में ही हम थोड़ा सा आज जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, और जो भी केसेस होंगे साथ साथ हम करते चलेंगे। तो आप पेन और डायरी लेके जरूर बैठे, अपने पेन पेज के साथ नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको भी अच्छे नंबर मिल सके ये सब चीजें अपने पेपर में लिखकर, और नॉलेज भी मिले। जो लोग सिर्फ नॉलेज के लिए आए हैं वो भी इस चैनल को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा हमारे आर्टिकल 19 क्या क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको आर्टिकल 14 के बारे में बड़े डिटेल में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 जो है वो हमारे नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को दिया गया था। पर हम जिस आर्टिकल की अब बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट कहाँ सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं और कहाँ नागरिक और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं। तो हम ये जो 19 की बात कर रहे हैं ये केवल नागरिकों को दिया गया अधिकार है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखो, जब भी हम कुछ जानना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन जब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर, किसी भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में हमें बताया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, वैसे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो हमारे पास 19 से लेकर के 19, 20, 21, 22 टोटल 4 में बताए गए हैं। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 19 की हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर संविधान द्वारा 7 अधिकारों की बात की गई थी। जब संविधान बना था, आपको पता है, जब संविधान हमारा बना था 1950 में लागू हुआ था, तब हमारे इसमें 7 अधिकार दिए गए थे, पर एक अधिकार को बाद में हटा दिया गया था, और वो था संपत्ति का अधिकार। तो आज अगर हम 19 की बात करें तो इसमें टोटल 6 आर्टिकल हैं। और फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि आर्टिकल 19 किसी भी विदेशी को, कंपनी को, एसोसिएशन को नहीं मिलता है, ये केवल नागरिकों को दिए गए हैं, और इन्हें वॉर आदि की स्थिति में ही रोका जा सकता है, अन्यथा इनको कभी भी काटा या रोका नहीं जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि और दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिकार होता है ये केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रयोग कर सकते हैं, हम व्यक्ति के विरुद्ध में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंदर 7 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ये 7 तरह की स्वतंत्रता कौन सी है, अब हम 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, बाकी मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप सुनते जाइए और आप राइट डाउन करते चले जाइए, आपको अपने आप नोट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था तो मैं लिख नहीं पाई, तो मैंने एक ही लिखा है, तो आप लिख दीजिए। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया पहला। दूसरा है हमारा शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो आप सम्मेलन कर सकते हैं हमारे देश में, ये आपका मौलिक अधिकार है, पर कैसे? शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्रों के। तीसरा जो है वो है संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता। हमारे देश में यूनियन यानी कि संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, हमारा 19(3)(c) कहता है। उसके बाद कहीं पर भी, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता हमारे देश में सबको दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट 5th कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने की, रचने बसने की, आवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति जहां चाहे वहां रह सकता है। उसके बाद का जो एक आर्टिकल मैंने आपको बताया था जो हटा दिया गया है वो 19F में था, जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। ये प्रॉपर्टी का अधिकार पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया था, जब संविधान बना था, पर संशोधन के बाद इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन गया है, रह गया है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है जी में, वो है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मतलब भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? यानी कि
एक व्यक्ति कैसे अपने विचार प्रकट करता है, बोलकर करता है, लिखकर करता है, और कैसे करता है, चित्र भी बनाकर कर सकता है, कार्टून फिल्म आदि बनाकर फिल्म के द्वारा भी कर सकता है। तो यहाँ पर तो वही भारत में सबका ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर सकता है, लिखकर, बोलकर, चित्र बनाकर, किसी भी तरीके से कर सकता है, और यह उसका कैसा अधिकार है, यह उसका मूल अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक भारत का जो है वो अपने विचार और मत को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। पर अब हम देखते हैं कि कैसे, देखो हम बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है हमें, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं किसी का, प्रेस की भी स्वतंत्रता है हमें, ठीक है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइव प्रसारण भी कर सकते हैं, हमें बोलने का ही नहीं चुप रहने का भी अधिकार है, हम चाहें तो चुप भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है। अभी मैं इन सबसे रिलेटेड आपको केसेस भी बताऊंगी बड़े अच्छे अच्छे, जिनसे आपका क्वेश्चन और इफेक्टिव बन जाएगा। और हमें सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। आपने राइट टू इंफॉर्मेशन सुना होगा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमें 2005 में मिला, यानी कि सूचना प्राप्त करने का भी हमें इसी के अंदर अधिकार है। उसके बाद व्यवसायिक विज्ञापन का भी हमें अधिकार है, उसके बाद हमें ध्वज फहराने का भी अधिकार है। तो ये सभी उसकी, और एक और मैं आपको बताती हूँ, फोन टैपिंग के लिए भी, फोन टैपिंग के विरुद्ध भी हमें अधिकार है। हमारा फोन कोई टैप नहीं करेगा, ये हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी, तो फोन टैपिंग के विरुद्ध भी हमें अधिकार है। तो इस प्रकार से सारे अधिकार हमने पढ़े किसमें, भाषण अभिव्यक्ति। ये अपने आप में ही 19 का एक क्लॉज, सब क्लॉज 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइड टर्म है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ केसेस के माध्यम से इसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। तो पहला हमने बोला कि भाई बोलने का अधिकार है, तो बोलने के साथ साथ हमें चुप रहने का अधिकार भी है। कैसे, इस केस में हम समझते हैं। ये पहला केस है हमारा बिजोई एम्यूअल और केरल सरकार का। यहाँ पर 3 स्टूडेंट होते हैं जो प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं और राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रगान गाते नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि ये लोगों ने देश का अपमान किया है, हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, और ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(a) है, वो एक मौलिक अधिकार देता है व्यक्ति को भाषण अभिव्यक्ति का, तो चुप रहने का भी अधिकार देता है। तो वो चाहे तो क्योंकि वो उस समय अपने धर्म का पालन कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि खड़ा होना जरूरी है, गाना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम को फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी दिया गया है। इसमें कोर्ट ने माना कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इस प्रकार आपको समझ आया कि जहां हमें भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वहीं हमें चुप रहने का भी अधिकार है, हम चुप भी रह सकते हैं, तो ये भी इसी अधिकार में शामिल होगा। सेकंड केस हम देखते हैं, बेनेट कॉलमन एंड कंपनी एंड केंद्र सरकार का एक केस है, और सेम ऐसा ही एक केस हमारा सकल पेपर और केंद्र सरकार का भी है 1961 का। इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने बोला कि अखबारों के जो पेजों की संख्या है ना, उनको उन्होंने सीमित करके 10 कर दिया, कि भाई 10 कर दिया ताकि छोटे अखबार भी काम कर सके। इसी को चुनौती दी गई इसमें सर्वोच्च न्यायालय में, और कहा गया कि ये तो भाई उनके मौलिक अधिकारों का हनन है 19(1) का, क्योंकि उससे उनका पैसा नहीं बच पा रहा है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आप उनके पेज कम नहीं कर सकते हो, ये उनका मौलिक अधिकार है। यहाँ पर कोर्ट ने उनका साथ दिया और कहा पेजेस की संख्या कम नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ। थर्ड केस अगर हम इसके बारे में देखें तो वह है ब्रजभूषण और अन्य वर्सेस दिल्ली सरकार। ब्रजभूषण और अन्य वर्सेस दिल्ली सरकार 1950 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, ब्रजभूषण जो थे उन्होंने फ्री सेंसरशिप यानी कि पूर्व सेंसरशिप की मांग की। कोर्ट ने कहा कि आप पहले अपना विषय बना लो, उसके बाद टेलीकास्ट करो। पहले से ही सेंसरशिप आपके लिए नहीं कर सकते, पहले आपको विषय बनाना होगा और उसको टेलीकास्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा केस था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस है इसमें, रमेश थापर और मद्रास राज्य का। रोमेश थापर और मद्रास राज्य 1950 का एक केस है, जिसके अंदर रोमेश थापर को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से परेशानी थी, जो वे अपनी मैगजीन में बार बार छापते रहते थे, लिखते रहते थे। मद्रास राज्य ने उनके ऊपर रोक लगा दी। अब राज्य को अधिकार था कि वो राष्ट्रहित में अगर लोगों की भलाई में कुछ ऐसा हो तो वो रोक लगा सकते हैं। इसी केस के बाद 1951 में भी संशोधन करके प्रतिबंध लगाया गया और पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार उसे हटा दिया गया कि सार्वजनिक व्यवस्था भी बनी रहे और भाषण अभिव्यक्ति की युक्त रुकवाई और कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि वो कहता है कि अपने विचारों को तुम कर तो सकते हो, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि युक्त रुकावट भी गवर्नमेंट लगा सकती है। इसीलिए अब जो है इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया और पृथक्करणता के सिद्धांत के आधार पर फिर इसको हटा ही दिया।
तो एक और एक केस है हमारे पास, ऑटो शंकर केस 1994 का, जिसमें इसको जाना जाता है ऑटो शंकर केस के नाम से, पर इसका केस का नाम है आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इस केस में ऑटो शंकर एक कैदी थे और उनको 6 मर्डर के लिए मृत्युदंड मिला था। उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें कुछ खुलासे किए, जैसे कि उन्होंने क्या करा, IAS IPS और उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में कुछ बातें बता दी। अब इससे क्या हुआ, IAS और IPC जो भी थे वो IAS और IPC जो भी थे वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इसकी आत्मकथा पर रोक लगाई जाए। भाई वो अपनी मन की बातें बता रहा है जेल से, पर इन्होंने जाकर कहा कि उन पर रोक लगाई जाए, उनको पब्लिश नहीं होने दिया जाए, इससे तो हमारी छवि खराब हो रही है, हमारा सम्मान खराब हो रहा है। कोर्ट ने ब्रिजभूषण केस वाली बात कही कि जब आपकी मानहानि हो जाए, यही जो अभी हमने ब्रिजभूषण केस में देखा था, वो कहा कि जैसे उसमें कहा था कि सेंसरशिप पहले नहीं आप कर सकते हो, पहले टेलीकास्ट होने दो उसकी बात कर सकते हैं, यही बात इसमें कहा कि पहले जब वो मानहानि हो जाए तभी तो उसको रोक लगाई जाएगी, पहले मानहानि करने वाला होना तो चाहिए कथन, पहले कैसे रोक लगा सकते हैं। तो कोर्ट ने ये बात इसमें केस में कही। तो इस प्रकार हमने काफी सारे केसेस हमने इसमें कर लिए। अब हम विज्ञापन के बारे में देखते हैं कि कैसे विज्ञापन भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट केस था कि हमदर्द दवाखाना और केंद्र सरकार। इसमें क्या कहा गया कि विज्ञापनों में कही गई बात मौलिक अधिकारों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं है। आप विज्ञापन में जो बात दिखाते हो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें नहीं मिलेगी आपको, वो उसका भाग नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे केसेस के माध्यम से अभी तक हमने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझा। और अभी हमने 19(1)(a) जो अपने आप में इतना बड़ा केस है, हमने इतनी सारी चीजें इसमें देखी, और भी केसेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपके लिए इतने सफिशिएंट है, आप इनके माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।